नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत में अडानी की इजारादारी बचाने वाला सिंडिकेट सरगर्म, राहुल गांधी का रिमार्क। कहा, अडानी जिस शोबे में भी चाहें इजारादारी हासिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में फौजी एम्बुलेंस पर हमले के बाद हाई अलर्ट। अखनूर में पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट मारा गया। यूपी के बाद अब दिल्ली के नजफगढ़ में भी सब्जी मंडी में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए किया जा रहा है मजबूर। बीजेपी के मुकामी कॉरपोरेटर का शासना। केरला में टेम्पल फेस्टिवल के दौरान पटाखा स्टोरी में धमाका। 100 अफराद झुलस कर जख्मी, 8 की हालत नाजुक। दिल्ली की आलूदा हवा में सांस लेना दुश्वार। कई इलाकों में AQI खतरनाक हदों तक पहुंच गया। नहीं दी थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हुए पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पिछली हुकूमतों की सुस्त रफ्तारी के बायस मुल्क में टेक्नोलॉजी काफ़ी देर से आई थी, जिसका आवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मोदी का दावा है कि अब हालात बदल गए हैं और अब हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में मगरबी मुल्कों को पछाड़ने लगा है। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भाई ये दुनिया में तो आया, हमारे यहां कब आएगा। जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी। ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती। इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मारूफ सनतकार गौतम अडानी को हुकूमत की जानिब से दी जा रही इजारादारियों पर एतराज़ जाहिर करते हुए मंगल को एक वीडियो जारी की है। एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मोदी हुकूमत में मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट यानी ग्रोह चला जा रहा है और अडानी जिस शोबे में भी चाहें इजारादारी हासिल कर लेते हैं। ख्याल रहे कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ भी वीडियो जारी करके अडानी पर कार्रवाई न करने के सिलसिले में CB और इसकी सरबराह माधवी पूरी पूछ पर हमला बोला था। ताज़ा वीडियो में राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा को समझाते हैं कि किस तरह अडानी डिफेंस की वेबसाइट पर इसराइल के हथियार नाम बदलकर फरोख्त किया जा रहा है। राहुल गांधी ने CB की चेयरपर्सन माधवी पिच को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई से आखिर क्यों कतरा रही है। This is a 9mm version. Here he's got a 5.56 version, and he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the #1 sales guy to the defense. He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. Right. So that's something that now I want to understand what is the connection between this lady and this. So is he assembling? No, he's literally taken the Israeli weapon, maybe assembling it, and Adani gets the commission directly, and the BJP gets the commission. Right. So it's a bypass of that entire structure. Right. If you look at this thing called the Prahar, and so I go here and I say Israeli light machine gun. We have something called the Negev. Right. And guess what? Here it is. See, here's the Negev, right? And what's interesting is, it looks exactly the same. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये अंडरमाइन करता है दो चीजें, देश की सुरक्षा को और नौजवान के भविष्य को। राहुल जी लगातार अग्निवीरों से आप देखते हैं मिल भी रहे हैं और सरकार को बार बार कॉर्नर इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ, आप क्यों खेल रहे हो।
जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। ट्रेडिशनली डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष और मीडिया का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है। मीडिया मुद्दे लाकर देता है विपक्ष को, या विपक्ष मुद्दे लाकर देता है मीडिया को, और लोकतंत्र को वो लोग रोबस्ट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। आपके पास फ्री प्रेस नहीं है तो कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा एक पे फोकस हो जाएगा। सिस्टम में कैमरा के पीछे कंपनीज हैं, अब कंपनीज पर आप दबाव डाल सकते हो, ईडी का प्रेशर डाल सकते हो, कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। बैजिल कैमरा का मालिक है ना? बैजिल इधर आओ, अब देखो मैं कराता हूं, इधर आओ, इधर आओ। जैसे बैजिल आया, ये मालिक है उसका। हाँ अब देखो, अब ये देखो, लगवाओ कैमरा वहां भाई, कैमरा लगाओ ना वहां, कैमरा लगवाओ भाई, कैमरा लगवाओ, नहीं तो हाथ टूटेगा। ये आ गया, हो गया काम। अब ये अगर ज्यादा बोलेगा तो हाथ टूट जाएगा, वो कहेगा भैया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाली ज़मीनी इंतखाबात के लिए पूरी तवानाई के साथ मुहिम चला रही हैं और मंगल को इन्होंने मुतादिद कॉर्नर इजलासों से खिताब किया। इन्होंने अपनी तकरीर में वायनाड की तारीख का हवाला देते हुए कहा, यहाँ के लोगों ने हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने का अज़्म किया है। Everywhere I have gone in Wayanad, all I have got is love and affection. ഞാന് വയനാട്ടിൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും മാത്രമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. You have really welcomed me into your home like one of your own, like your family, and I am very grateful to you for this. നിങ്ങൾ വയനാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടുമുള്ള ആളാണ്. I know that this is because of the relationship that you share with my brother Rahul Gandhi ji. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം, സ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിജിയോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. It is you who stood by him at his most difficult time. എൻ്റെ സഹോദരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായ നിങ്ങളാണ്. A massive campaign was launched against him, and for the last 10 years the BJP put all sorts of resources in trying to create a picture of him which was incorrect. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറ്റി തെറ്റായ ഒരു ചിത്രം, തെറ്റായ ഒരു പ്രതിച്ഛായ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി BJP ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രചരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. No matter what they said, no matter what they did to him, they removed his membership from parliament, they took away his home, and they abused him in public day in and day out, but he did not back down. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എടുത്തു കളഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി എടുത്തു മാറ്റി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോയില്ല. He fought for the truth like a true warrior. ശരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി. Sometimes as his sister I used to think, where does he get this strength from? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൊരുതാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. How is he going to walk thousands of kilometers from one side of India to the other side in the name of unity and peace? ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sometimes I used to fear for his safety. गुज़िश्ता रोज़ रोड शो में शिरकत के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड के अवाम के साथ जो वादे पूरे किए थे उन्हें पूरा करना अब उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट में वायनाड के लोगों की बात पहुंचाने में वो और राहुल गांधी कोई कोताही नहीं करेंगे। My main promise is that I will work very hard. I will work very hard to serve the people of Wayanad. I will stand side by side with them.
through their problems and their issues, and I will fight for them. I will raise my voice on whichever platform I can. My brother was definitely a permanent MP. He was MP for 5 years. If the people of Wayanad had any issue with it, they would not have elected him again, but they did. Medical college, of course, we have been putting pressure. My brother has put a lot of pressure on the government. They have put a board, but they have not provided the facility. What are the promises you are going to give to the people? Well, my main promise is that I will work very hard. I will work very hard to serve the people of Wayanad. I will stand side by side with them through their problems and their issues, and I will fight for them. I will raise my voice on whichever platform I can, especially in Parliament if I am elected, and I will do everything I can to help them resolve their issues and have a better life. The main allegation of this ruling party CPM is raising is that Wayanad need a permanent MP, not a guest MP who is visiting frequently. Well, my brother was definitely a permanent MP. He was MP for 5 years. And if the people of Wayanad had any issue with it, they would not have elected him again, but they did. So I think that is the answer. So you will be frequently visiting? Yes, of course, as I said in my speech. And you have mentioned about this, the demand for, long pending demand for a medical college, yes, and the yes, night travel ban. Yes, so, I will be understanding these issues in depth once I come here again and I talk to everybody and I understand properly what are the possible solutions for these issues. Medical college, of course, we have been putting pressure. My brother has put a lot of pressure on the government. They have put a board, but they have not provided the facilities. I think that we will put even more pressure on them so that the facilities are started over there. महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस दरमियान महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी असम्बली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने अपनी मिल्कियत की तफसील भी इलेक्शन कमीशन को दे दी है। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में एकनाथ शिंदे को दौलत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन्होंने अपने हल्फनामे में मनखुला और गैर मनखुला इमलाक की तफसील पेश की है और इसके मुताबिक उनकी नेटवर्थ 37 करोड़ 68,58,150 रुपये है। ख़ास बात यह है कि 5 साल में इनकी दौलत में 3 गुना का इजाफा हुआ है। 2019 में जब एकनाथ शिंदे ने इंतखाब लड़ा था तब इन्होंने अपनी दौलत 11 करोड़ 56,72,466 रुपये दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और ढाबों में नेम प्लेट लगाने का हुक्म खूब तनाज़े में रहा था। कन्नौड़ यात्रा के वक्त इंतजामिया की तरफ से कन्नौड़ के रास्ते में बड़े पैमाने पर तमाम दुकानदारों को ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने दुकान के सामने एक नेम प्लेट लगाएं। इस सिलसिले में खूब हंगामा रही हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब कुछ ऐसा ही मामला मुल्क की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बीजेपी काउंसिलर अमित खरखड़ी ने नजफगढ़ सब्जी मंडी में दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई है और सभी को इस पर अमल करने की हिदायत दी रही है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठेले वालों ने अपने नाम और फ़ोन नंबर नेम प्लेट पर लगा रखे हैं। बीजेपी के मुकामी क़यादत ने यह जवाब पेश किया है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मंडी में रेडी लगाने से रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इस मसले को लेकर सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले अक़लियती तबके के लोगों में बेचैनी पाई जाती है। दिल्ली की हवा मुसलसल जहरीली होती जा रही है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। मंगल की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हवा का मैयार 300 से तजावुज़ कर गया, जो कि बहुत ख़राब के ज़ुमरे में आता है। दिल्ली के इलाके आनंद विहार में सुबह 7 बजे AQI लेवल 317 रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने खबरदार किया है कि अगले 72 घंटों में आलूदगी की सतह मज़ीद ख़राब हो सकती है और AQI संगीन ज़ुमरे में पहुँच सकता है। दिल्ली में आलूदगी से मुतालिक बीमारियों के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब हुक्काम ने ख़राब हवा पर काबू पाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी का असर अब शोहराफाक दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल पर भी दिखाई देने लगा है। आगरा आने वाले सयाह गहरी धुंध और फ़िज़ाई आलूदगी के बाद ताजमहल का ठीक से नज़ारा नहीं कर पा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि ताजमहल को फ़िज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत को जामे इक़दाम करने होंगे, वरना दुनिया की यह खूबसूरत तरीन इमारत धीरे धीरे अपनी खूबसूरती खोने लगेगी। ताजमहल देखकर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ताजमहल के अंदर बहुत खूबसूरत है ताजमहल, लेकिन यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फोग है यहाँ पर तो एयर पोल्यूशन की वजह से ही है। और वैसे तो मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को हटाया गया था, काफ़ी कुछ किया गया था इसके लिए, जिससे कि यहाँ पर फॉग नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन की कोई ना कोई वजह है जिसके लिए हमको फ़ाइट करना चाहिए। और इतनी खूबसूरत जगह है जो दुनिया का 7वां अजूबा है, तो
आई थिंक कि कुछ किया जा सकता है उसके लिए, और हमको करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा हम सब भाइयों को भी करना चाहिए मिल करके, क्योंकि हम लोग की कहीं कमी है कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कि वातावरण को प्रदूषण इस तरीके से होता है। जम्मू में अखनूर के सुंदरबनी सेक्टर में छुपे मिलिटेंट्स की तलाश के लिए मंगल को दूसरे रोज भी वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। बता दें कि अखनूर के सुंदरबनी सेक्टर में बटल करी जोगन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नज़दीक पीर की सुबह मिलिटेंट्स ने एक फौजी एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहली दफ़ा ऑपरेशन के दौरान जदीद तरीन टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने पीर को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू के अखनूर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक अदम शिनाख्त दहशतगर्द मारा गया और इसके कब्जे से बड़ी मकदार में असला, गोला बारूद और काबिल एतराज़ मवाद बरामद करके जब्त कर लिया गया। हिंदुस्तानी फौज का कुत्ता फैंटम 28 अक्टूबर की सुबह सुंदरबनी सेक्टर में आसन के करीब फौजी काफिले पर दहशतगर्दों की फायरिंग से जान की बाजी हार गया। व्हाइट नाइट कोर ने फौज के कुत्ते की हलाकत की इत्तला दी है। व्हाइट नाइट कोर ने ट्वीट किया, जब हमारे दस्ते फंसे हुए दहशतगर्दों पर काबू पा रहे थे, फैंटम दुश्मन की फायरिंग की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इसे मौलिक जख्म आए। उसकी हिम्मत, वफादारी और लगन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और नाइट कोर ने ट्विटर पर लिखा, एक बहादुर हिंदुस्तानी फ़ौज के कुत्ते फैंटम की मौत पर हम अपने हकीकी हीरो की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। केरला के केसरगोड में नलेश्वरम के करीब एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें 8 की हालत संगीन बताई जाती है। ये दर्दनाक वाक़या पीर की देर रात आतिशबाजी स्टोरेज में धमाके की वजह से पेश आया। हादसे के फौरी बाद जख्मियों को कासरगोड, कन्नौर और मंगलुरु के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मंदिर में सालाना कलियाटम उत्सव मनाया जा रहा था। प्रोग्राम के लिए पटाखे मंगाए गए थे। इसे एक स्टोरेज में महफूज रख दिया गया था। तकरीबन रात 12:30 बजे अचानक स्टोरेज में एक के बाद एक 100 पटाखे जलने लगे। आलम यह हुआ कि स्टोरेज में शदीद आग लग गई। इस वक्त वहाँ कसीर तादाद में भीड़ भी मौजूद थी। आग इतनी शदीद थी कि लम्हा भर में 150 लोग उसकी जद में आ गए। ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला पुलिस सरबराह की मौजूदगी में राहत और बचाव काम रात देर गए तक जारी रहा। हालात की संगीनी को देखते हुए DM और ज़िला पुलिस सरबराह समेत ज़िले इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुँच गए। वाक़े के बाद फ़ौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गईं और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी हुकूमत में अडानी की इजारादारी बचाने वाला सिंडिकेट सरगर्म, राहुल गांधी का रिमार्क। कहा, अडानी जिस शोबे में भी चाहें इजारादारी हासिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में फौजी एम्बुलेंस पर हमले के बाद हाई अलर्ट। अखनूर में पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट मारा गया। यूपी के बाद अब दिल्ली के नजफगढ़ में भी सब्जी मंडी में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए किया जा रहा है मजबूर। बीजेपी के मुकामी कॉरपोरेटर का शासना। केरला में टेम्पल फेस्टिवल के दौरान पटाखा स्टोरेज में धमाका। 100 अफराद झुलस कर जख्मी, 8 की हालत नाजुक। दिल्ली की आलूदा हवा में सांस लेना दुश्वार। कई इलाकों में AQI खतरनाक हदों तक पहुंच गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।